हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजीत। वेलकम टू अभी क्लासेस। तो थंबनेल को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर का लेक्चर पार्ट 5। इससे पहले मैं 4 लेक्चर अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जो भी हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाए हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उसके बाद उस वीडियो को देखें और उसमें कमेंट करें, लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम इस लेक्चर में। अब देखते हैं इस लेक्चर में करना क्या है। तो इस लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे उदाहरण 1 और उदाहरण 2 के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो 4 है उसमें मैं बताया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें कि उसी से रिलेटेड ये सारे एग्जाम्पल हैं जो उसी से रिलेट हैं। और अगर आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रमेयिका जो कि लेक्चर 4 में बताया है उसमें जाएं, उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो चलते हैं। उदाहरण 1 हमारा बोला गया है कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करें। तो ये मैंने अंडरलाइन किया, आप लोगों को शायद नजर आ रहा हो। यूक्लिड प्रमेयिका ये जो चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं अपने लेक्चर 4 में बता दिया है। ठीक है, तो जाए और वहाँ देखें ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ में है कि हमने बताया था कि HCF हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए मैंने बताया था यूक्लिड प्रमेयिका होता क्या है। तो यूक्लिड प्रमेयिका होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये होता है A बराबर BQ प्लस R, जिसको बोलते हैं ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये होता है यूक्लिड प्रमेयिका, जिसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोला जाता है। तो इस विधि का प्रयोग करके हमें इन दोनों अंकों से हमें HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए जो होता है ना, ए हमेशा क्या होता है, दी गई संख्या के सबसे बड़ी वाली संख्या के बारे में हम लोग डिस्कस। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, 4052 और 12576 में आपको कौन सी संख्या सबसे बड़ी नजर आ रही है। तो हमारा यहाँ पे ए जो है ना वो है कितना, तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए जो है हमारा सबसे बड़ी संख्या, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 12576। और हमारा जो बी होगा वो कितना होगा 4052। ठीक है, तो अब हम इस रूल्स को यहाँ लिखते हैं, इस रूल को यहाँ लिखते हैं और इस पे हम इस डेटा को रखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल टू BQ प्लस R। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे 12576 बराबर b की जगह पे 4052। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि 4052 से इस संख्या में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कितना हम भागफल कितना से डिवाइड करेंगे कि हमारा ये संख्या या तो पूरी तरह से हमारा टारगेट है कि इसको पूरी तरीके से R को क्या बनाना है 0, यानी इसको पूरी तरीके से काट देना है, आई मीन पूरी तरीके से इसको डिवाइड कर देना है। तो देखते हैं क्या ये इस संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड है। तो जब आप 1 से करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से, 3 से, 4 से, तो ऐसी संख्या हम लेंगे 4 से करते हैं जब इसे, तो ज़्यादा हो जाता है। तो हम इसको इस संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या संख्या आएगा, आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 12576 को डिवाइड करते हैं कितना से, 4052 से, तो जब 3 बार में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, बचा कितना 1। 3 से 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और ये 1 आ गया। फिर 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए 6 से 6 गया 0, 7 से 5 2, 5 से 1 गया 4, और ये पूरी तरीके से कट गया। तो हमारे पास जब हम 3 से इसको क्या किए, 3 से जब इस संख्या को मल्टीप्लाई किए तो हमारा जो शेषफल आया वो कितना आया 420। तो यानी कि जो R है, R के जगह R हमें पता ही है कि R क्या होता है शेषफल, तो R कितना हो गया 420 हो गया। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमारा HCF तभी आता है जब R 0 हो जाए। तो हमारा टारगेट है कि R को हम क्या कर ले 0। तो अब यहाँ देखते हैं, मैं बताया था कि जब हम यूक्लिड प्रमेयिका बता रहे थे तो हम बता रहे थे कि जब 0 ना हो तो हम क्या कर रहे थे, B को A बना ले रहे थे और R को क्या बना ले रहे थे, B बना ले रहे थे। अब हम पूरा सेकेंड जो प्रोसेस है, सेकेंड जो स्टेप है वो क्या करेंगे, 4052 को A बना लिए,
उसके बाद ये 420 को क्या बना लिए, b बना लिए। अब हम 420 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे हमको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। मतलब कि डिवाइड करने के बाद हमारा मेन टारगेट क्या है, टारगेट है कि r को 0 बनाना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब हम देखते हैं उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा डिवाइड। तो आप देख सकते हैं 420 से हमको किस में डिवाइड करना है, 4052 में। तो 4052 में जब डिवाइड करेंगे तो आप 2 से 3 से 4 से ट्राई करके देखें तो ओवरऑल आपको लास्ट में आपको 9 से डिवाइड करने पे ही पूरी तरीके से कुछ चांसेस आएंगे जो थोड़े कटने के लायक होंगे। अब यहाँ देखते हैं 9 से जब 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 0। फिर 9 से जब हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 18, तो 18 बच गया कितना 1। फिर 9 से जब हम 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, और 36 और 1 कितना होगा 37। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 आ गया। 5 से 8 जाएगा नहीं, एक इधर इससे कैरी लेंगे तो हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ बचा 9, 9 से 7 2। ओके, यहाँ कट गया पूरी तरीके से। तो अब जो हमारा शेषफल बचा वो कितना बचा 272। तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किए थे 9 से, तो 9 से जब मल्टीप्लाई किए और जब उसको माइनस किए तो हमारा कितना बच रहा शेषफल 272 बचा। फिर देख रहे हैं कि r हमारा 0 नहीं हुआ, तो फिर से स्टेप नंबर 3 करते हैं। फिर से इसको a बनाएंगे, यानी कि अब हमारा हो गया 420 बराबर ये हो गया 272 को फिर से हम b बना देंगे। अब गुना करेंगे तो कितना से गुना करेंगे कि हमारा ये या तो कट जाए पूरी तरीके से, क्योंकि टारगेट क्या है हमारा r को 0 बनाना, तभी ये शेप आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि यदि हम 1 से करते हैं तो 2 से करते हैं तो देखते हैं 2 से जब हम करेंगे तो देख रहे हैं कि डेटा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 से जब मल्टीप्लाई करके देखिए 2 दूना 4, 2 से 14, 2 दूना 4 ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब कि हम इसको क्या कर सकते हैं केवल 1 से जब करेंगे, मतलब कि ये प्रोसेस जो हम 9 से कर रहे थे 3 से कर रहे थे वो प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं 420 को हम डिवाइड कर रहे हैं जब 272 से, तो 2 बार में जब हम कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको एक ही बार में डिवाइड करेंगे। तो एक जब 272 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 272 आ जाएगा। अब 10 से जब 2 को माइनस किए तो आ गया 8, यहाँ बचा 1 से 11 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा 3, 3 से 2 जाएगा 3 से 2 जाएगा 1। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा शेषफल 148 आ गया। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि फिर से हमारा 0 नहीं हुआ, फिर से स्टेप आगे स्टेप नंबर 1 2 3, अब स्टेप नंबर 4 है। तो ये वाली चीज़ को फिर से हम क्या बनाएंगे a बनाएंगे 272, फिर से इसको हम क्या बनाएंगे b बनाएंगे 148। अब हम देखते हैं कि कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से करने के बाद हम देख रहे हैं कि ज़्यादा हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से हम इसको फिर से 1 से ही करेंगे। जब फिर से हम 1 से करें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एक बार चेक करके देख सकते हैं। 148 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, देखते हैं कि 148 से जब हम इसे मल्टीप्लाई किए तो कितना, तो 148 में जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 148 आया। अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 से 8 माइनस नहीं होगा, फिर इससे कैरी 1 लेंगे तो होगा 12, फिर यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ कितना आ गया 6 से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है 2 से 1 गया 1, क्योंकि कैरी नहीं लिए थे इसलिए हम यहाँ पे 1 से काट नहीं सकते। तो अब आ गया हमारा कितना 124, मतलब कि ये आ गया हमारा 124। फिर देख रहे हैं कि फिर से 0 नहीं हुआ, तो फिर से 0 नहीं हुआ तो फिर से वही स्टेप करेंगे। अब करेंगे 148 को फिर से ए बना लिया, फिर 124 को बी बना लिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसमें कितना से करेंगे, 2 से करने पे तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि ज़्यादा चला जा रहा है, तो 1 से ही करेंगे। मतलब कि जब हम 124 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं 148 में डिवाइड करने के हिसाब से, तो ये देखते हैं कि 124 आया। अब यहाँ 8 से 4 माइनस 8 से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 4, ये बचा कितना 4 से 2 गया 2, 1 से कट गया आया कितना 24। तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल आया वो कितना 24, फिर भी 0 नहीं हुआ। फिर से एक स्टेप चलेंगे, 124 को हम a बना लेंगे, फिर 24 को हम b बना लेंगे। अब हम देखते हैं कि कितना से मल्टीप्लाई करें, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि 24 का कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 24 को अगर हमको मल्टीप्लाई करना है कितना में डिवाइड करने पे 4 से, तो आप देखिए अगर 2 से करेंगे तो बहुत ही कम हो जा रहा है, 3 से 4 से 5 से 6 से करते हैं, तो 6 से करते हैं तो कितना होता है, देखते हैं कि 6 से करते हैं, 6 से 4 बट गए तो 6 चौका 24, 4 फिर ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 5 से करके देखते हैं। तो इस तरीके से 5 से करके देखते हैं, 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 2 12। मतलब कि जब हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 120 हो जाता है। तो
तो अब हमारा पे जो क्या हुआ कि 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा जो शेषफल है वो कितना बचता है 4, मतलब कि शेषफल कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो ये 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि फिर से इसको क्या बना लेंगे, ए बना लेंगे। अब ये शेषफल यहाँ पे, तो शेषफल को हम क्या बना लेंगे, बी बना लेंगे, मतलब कि आर को बी बना लिए। और फिर 4 में अब देखते हैं कि पूरी तरीके से 6 में जब 4 को जब हम 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब कि आप देख सकते हैं कि जब हम 4 को क्या करते हैं, 4 से जब हम 24 में डिवाइड करते हैं तो 6 बार में पूरी तरीके से कट गया, मतलब कि शेषफल कितना आया 0। अब हमारा ये शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। जब ये शेषफल 0 आ गया इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, ये जब शेषफल 0 आ गया मतलब कि हम क्या बोले कि जब किसी संख्या में अगर r 0 हो जाता है तो उसी डेटा में देखना, उसी स्टेप में देखना है कि जो b के जगह पे जो संख्या होगा वही उसका क्या होगा HCF होगा। यही बताया थे ना, यही चीज मैंने बताया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि b के जगह पे क्या है, ये है, मतलब कि हमारा जो HCF है वो क्या हो गया, हमारा HCF हो गया ये, यानी कि हमारा जो HCF हो गया कितना, HCF बराबर 4। ओके, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हाँ, इसको आप भाग विधि से बना सकते थे लेकिन आपको प्रश्न में दिया गया कि यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करना है, इस कारण से आपको इसी मेथड को फॉलो करना है। अगर आप दूसरे मेथड को करते हैं तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको नंबर न दे। ओके, तो अब हमारा जो सेकेंड उदाहरण है, जो दूसरा उदाहरण है ना, वो दूसरा उदाहरण क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। अब यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि समपूर्णांक क्या है। अगर आप समपूर्णांक में कंफ्यूज होते हैं तो आप हमारे जो इससे पहले मैं जितने भी वीडियो डाला हूँ इस चैप्टर से उसको आप जाके देख लें, उसमें मैं सारे समपूर्णांक, विषम पूर्णांक और पूर्णांक इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, यदि आप जाना चाहते हैं तो जाके देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें है कि उदाहरण में है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि कोई संख्या जैसे सम पूर्णांक मतलब क्या, पूर्णांक का मतलब कि 0 से 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाता था प्लस, और इधर 1 -1 -2 -3 -इन्फिनिटी तक, मतलब कि ये सारी चीज़ें थी पूर्णांक में बताया था। तो उसमें बोला कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि धनात्मक, अगर हम आपसे बोले कि धनात्मक सम पूर्णांक क्या है तो सम संख्या क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और विषम पूर्णांक क्या है तो विषम पूर्णांक है मतलब कि जो 2 से डिवाइड ना हो, तो ऐसी संख्या। तो अब हम इसको इस चैप्टर में, इस उदाहरण में हमको कैसे निकालना है और कैसे हम बताएंगे, क्योंकि हमें बताना है 2q के रूप में, हमें बताना है 2q + 1 के रूप में क्या। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि हमें क्या बताना। हमें बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, b बराबर 2। अब यहाँ पे b बराबर 2 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए 2q के रूप में, तो आप देख सकते हैं जैसे इस यूक्लिड प्रमेयिका में आप देख सकते हैं a बराबर bq + r, तो यहाँ पे bq तो हमारा 2q के रूप में है, इस कारण से हम यहाँ b की जगह पे क्या लिए हैं 2 लिए हैं। ओके, तो b की जगह पे 2 लिए हैं। और एक चीज ये बोल दिया है यहाँ पे प्रश्न में बोला कि q कोई पूर्णांक है, और जो q जो होगा ना वो ये जो q होगा या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ये पॉइंट आपको याद रखने, q क्या होगा 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, अब हमको इस रूप में दिखाना है, तो अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड प्रमेयिका से अगर हम इससे चलते हैं तो हमें क्या पता है, a बराबर bq + r, ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे a कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो bq + r। अब हमें बताइए कि ये जो bq है तो bq यानी b की जगह पे कितना रखें 2, तो 2q। अब हमें बताइए कि अगर q जो है, q क्या है 0 के बराबर, 0 से
बड़ा हो सकता है। तो हमें ये बताइए कि एक चीज़ और कंडीशन हमने समझा है कि आर जो होता है वो क्या होता है, आर जो होता है वो जीरो से क्या होता है, जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर, या फिर और फिर क्या होता है, बी से हमेशा छोटा होता है। मतलब कि क्या, थोड़ा एक बार थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। ये बोल रहा है कि आर जो होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है, जबकि बी से क्या होता है, बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये चीज़ें, तो अब मुझे बताइए कि बी जो है वो कितना है, बी हमारा कितना है, 2 है। तो आर, आर का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 2, क्योंकि 2 से छोटा होना चाहिए। 2 अगर बी के बराबर अगर दिया रहता है यहाँ पे कि अगर बी के बराबर है तो हम 2 लेते, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि बी से हमेशा छोटा होगा। तो अगर बी 2 है तो आर क्या होगा, 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा 1 और 0 ही तो होता है इस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा आर का जो संभावित वैल्यू है वो कितना है, ये है हमारा 0 और 1। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक बार हम आर का वैल्यू 0 लेते हैं, तो जब आर का वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, 2q। अब बताइए ये संख्या, यह जो संख्या, यह संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए यह क्या बोला गया, इस धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप में होता है। इसलिए यह इसलिए धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि ये क्या होता है, कोई एक क्या था, धनात्मक था, और धनात्मक यहाँ पे किसके बराबर, 2q के रूप में, मतलब कि यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, 2 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा आराम से। तो यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य मतलब सम संख्या है, और सम संख्या मतलब सम पूर्णांक है। तो धनात्मक संपूर्णांक क्या होता है, 2q के रूप में होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे जो दूसरा इसी में पूछा गया, इसी में कि विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है। अब हम ये चलते, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, इसी के सेकंड स्टेप को जब लेते हैं ऐसे, तो हमारा क्या है, वही चीज को ले आते हैं, a बराबर bq+r, क्लियर है। अब यहाँ पे a को हम मान लेते हैं, ये तो धनात्मक संख्या। अब b क्या होगा, b होगा हमारा 2, क्योंकि 2 हम यहाँ पे ले रखे हैं, और q, तो q क्या हो सकता है, तो q को हम बोल सकते हैं, q क्या है, हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है, तो q को रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे जो लिए थे वो 0 लिए थे, क्यों, क्योंकि r का समय भी लिया, तो 0 या तो 1 दोनों में से, मतलब 2 ही हो सकता है, या तो 0 या तो 1। जब हम b को क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे बताइए कि एक बार हम 0 लिए और एक बार क्या लेते हैं, r। अब मुझे बताइए कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, नहीं, 2 से विभाज्य नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल 1 में क्या पूछा जा रहा है और एग्जाम्पल 2 में क्या पूछा जा रहा है। तो बस वीडियो में, अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी तरह की कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें, लाइक कमेंट करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँच सके। और एक चीज़, अगर आप अपने अब जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे अपने लाइफ में कम से कम 100 पेड़ लगाने का टारगेट करें, ताकि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।